जब आपके आम आदमी पार्टी के जब सांसद टूट के गए तो एक लोगों ने कहा कि अब तो केवल त्रिवेदी ही बचेगा। इस देश में एक तानाशाह बैठा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, कि मेरी गारंटी नरेंद्र मोदी भी ले सकते हैं कि ये कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएगा। अब तो बीजेपी को एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर वो इन काकरोचों के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर इस देश को महंगा तेल मिल रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। कम से कम 10 फोन जान से मारने की धमकी क्या है। बीजेपी वालों से पूछिएगा तो बताएंगे कि टिकट ब्लैक किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा पेश किया जाए कि कितने हिंदुओं के घर उजाड़े गए और कितने मुसलमानों के घर उजाड़े गए, 10% मुसलमान मिलेगा, 90% हिंदू मिलेगा। नमस्कार, अनकोट के पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। ये बार बार बात कही जाती है कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। दिखता भी है कई बार सड़कों पर भी और संसद में भी। लेकिन एक आवाज़ ऐसी है जो बार बार दबाने के बावजूद भी सुनाई दे देती है, सड़क पर भी और संसद में भी। और उसी आवाज़ के साथ मैं हूँ। आज हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। स्वागत है सर। नमस्कार। जैसा मैंने कहा, मैं जानता हूं इस मसले पर बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ है कि आवाज़ कैसे दबाई जाती है। शुरुआत हम इंडी गठबंधन के से ही कर लेते हैं। पूरे देश को जिसे भी इस सरकार से दिक्कत है, जिसे महंगाई से दिक्कत है, जिसे बेरोजगारी से दिक्कत है, जिसे पेपर लीक की जैसी समस्याओं से दिक्कत है, वो सब लोग ऑपोजिशन की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उम्मीद भरी निगाहों से। लेकिन जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें कुछ पार्टियां ज़्यादा थीं, उसमें आम आदमी पार्टी। तो लोगों के मन में ये बात होगा कि क्या ये गठबंधन जो है वो सीरियस है क्या कहेंगे संजय सिंह? देखिए, गठबंधन का सबसे बड़ा दल जो है वो जाहिर तौर पे कांग्रेस है। जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया, लगभग 240 सीटें आईं, उसके बाद कांग्रेस की भूमिका सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, सबसे बड़ा दल होने के नाते भी और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन होने के नाते भी। पहला चुनाव हरियाणा पड़ता है। हरियाणा में बातचीत शुरू की जाती है कि भाई एक गठबंधन हो जिससे कि बीजेपी को हराया जा सके। उसमें शुरू में कहा जाता है भाई 6 सीटें मिल जाएंगी, फिर 4 सीटें, फिर 2 सीटें, फिर फोन उठाना बंद कर दिया जाता है। फिर आधा 1% से आप हरियाणा हार जाते हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल उठता है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का मनोबल झुकता है, कम होता है। जाहिर तौर से आप चुनाव हारेंगे तो, क्योंकि हरियाणा एक तरफा जीत की बात लोग कर रहे थे। फिर आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन ने सफाया कर दिया, पूरी की पूरी बीजेपी साफ हो गई, पूरी तरीके से हराया बीजेपी और शिंदे और उस समय की अजीत पवार की एनसीपी को। फिर विधानसभा का चुनाव आया। आपको क्या करना चाहिए था? जाहिर तौर पे उद्धव ठाकरे वहां के सबसे पॉपुलर नेता थे, उनको आप अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते, चुनाव लड़ते और उसी मजबूती के साथ जीत के आते। नहीं साहब, जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो इंडिया गठबंधन के जो दल थे वो इस काम में लग गए कि भाई किसी को ज्यादा सीटें ना आने पाए। एक आपसी लड़ाई का नया फॉर्मूला आपने वहां तय किया। महाराष्ट्र आप हार गए। फिर बिहार आ जाइए। तेजस्वी यादव का दल वहां पे बड़ा दल था, आरजेडी सबसे आगे थी, उसके नेतृत्व में वहां पे चुनाव लड़ना चाहिए था। आरजेडी के तेजस्वी यादव को अंतिम समय तक मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने में, मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करने में, जिसको कहते हैं नानी याद दिला दी। और सीटें भी चाहिए कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा। फिर एसआईआर हुआ, जो खेल हुआ आपके सामने है।
बिहार हार गए, बुरी तरीके से हार गए। फिर बंगाल आ जाइए, हाँ दिल्ली आ जाइए, फिर दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़े, चलिए कोई बात नहीं, 7.5% आपने वोट काटा, आम आदमी पार्टी हार गई, आपने जश्न मनाया। चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितना आप मुहिम छेड़ सकते थे आपने छेड़ा। फिर आ गए बंगाल, बंगाल में आपने मोर्चा खोल दिया ममता बनर्जी के खिलाफ कि भारतीय जनता पार्टी से खतरनाक अगर कोई पार्टी है इस देश में वो तो है ममता बनर्जी। बंगाल हार गए। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव का कौन अखिलेश वखिलेश, मध्य प्रदेश हार गए। तमिलनाडु में जो आपका घटक दल है डीएमके के साथ आप मंच शेयर नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, और डीएमके जैसे ही चुनाव हारती है आप बिना बात किए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए टीवीके के समर्थन में चले गए। अब बताइए, कुछ बताना बाकी रह गया हो तो और बताऊंगा आपको। अब इसी में तो अगर आप इसकी बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, उसका सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, और जब दल बड़ा है तो दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे संकुचित मन से या दिल से आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर लड़ने दीजिए, हम लोग जैसे लड़ रहे हैं, लड़के हराएंगे बीजेपी को। हम हराते आए ना, बीजेपी की धूल चटाई हमने। 2014 के बाद जब लोग कह रहे थे कि बीजेपी का सूरज नहीं डूबेगा, इसी दिल्ली के अंदर 67 सीटें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम लोग लेके आए, 3 सीटें बीजेपी के आई, स्कूटर पार्टी बना दिया उनको। अब सांप्रदायिकता का जब इन्होंने कहा बटन ऐसा दबाओ कि करंट जो है शाहीन बाग में लगे, उस चुनाव में 62 सीटें हम लेके आए। उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें की, बदनाम किया, जेल में डाला, सब कुछ आपके सामने है। फिर 40,000 वोट काट दिया केजरीवाल जी के क्षेत्र में, हरा दिया सबको। अब ये आपने जो ये गिनाया, ये जो हमारे दर्शक, तो जब आप यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, एक गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा दल होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा दिल दिखाना। उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि नहीं किया है, वो आपके सामने मैंने पूरा खोल के रख दिया। अब आप बताइए। अब ये जो आपने गिनाया एक के बाद एक, बिहार गिनाया आपने, महाराष्ट्र गिनाया, तमिलनाडु गिनाया, पश्चिम बंगाल गिनाया, उत्तर प्रदेश। अब ये जो लोग सुनेंगे दर्शक, तो वो तो कहेंगे कि ये तो इसलिए हार रहे हैं, इसलिए कि जीतना नहीं चाहते। भाई मैं तो कह रहा हूं, अब गलतियों से सीख लो ना, अब सीख लो, गलतियों से सीख लो, और इंडिया गठबंधन जो बनाया है उसकी मजबूती के लिए आप काम करिए। तो फिर एक बात, इसी में एक बात और आती है ना, कि बात तो फिर जब पश्चिम बंगाल हारने पर तो बात होती है कि नहीं, वो तो कुछ ईवीएम मैकेनिज्म है या कुछ एसआईआर मैकेनिज्म है, या बिहार के चुनाव में भी यही बात, वो सब अपनी जगह है, उसको कहीं कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उस हार में 4 चांद लगाने का काम कौन कर रहा है वो मैंने आपको बताया। हार में 4 चांद लगाने का काम जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी वो कर रही है। तो आपने अभी एक बात कही कि हम ठीक है, 27 लाख वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट देना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा काला सच है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई और कहा कि अगले बार वोट दे देना। उसको भुलाया नहीं जा सकता। एसआईआर के नाम पे अनाप शनाप वोट काटे गए, उसको भुलाया नहीं जा सकता। 2.5 लाख फोर्स वहां पे लगा के चुनाव को अस्त व्यस्त किया गया, घपलेबाजी की गई, उसको भी नहीं भुलाया जा सकता। वो सब तो है अपनी जगह, वो भी है, ये भी है। भाई हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, जो 4 भाई हैं वो तो एकजुट होकर लड़े हैं। हम देख रहे हैं अच्छा हमले में प्रभाकर जी का कितना नुकसान हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है मिट जाने दो। नहीं, लेकिन ये कौन सी बड़ा और छोटा वाला जो भाई है, कि बड़ा भाई और छोटा भाई, ये गठबंधन में तो हमेशा बना ही रहेगा ना, कि बड़ा भाई कौन, किसे बड़ा भाई मानना किसे है। राज्यवार आपको तय, जब आप कोई गठबंधन में जाते हैं आप राज्यवार तय करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको लग रहा है कि नहीं हर राज्य में आपकी उतनी ही बड़ी ताकत है, अब वो नहीं है। यह बात कांग्रेस पार्टी को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, अगर यही स्थिति रही, इस बार 2 गठबंधन में 2 दल नहीं गए, अगर यही स्थिति रही तो लोकसभा चुनाव, अगले चुनाव आते आते, चाहे राज्यों में चुनाव के समय, तो ये गठबंधन फिर एक बार से ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे मैं तो कह रहा हूं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि इन गलतियों से सीखें, आगे बेहतर करें।
तो इस संबंध में बाकी घटक दलों से आप लोगों की बात हुई क्या कि भाई हमारी नाराजगी किस बात की है? हमारे अच्छे संबंध हैं बाकी घटक दलों से। हमारे समाजवादी पार्टी के साथ भी अच्छे संबंध हैं, हमारे ममता बनर्जी जी के साथ भी अच्छे संबंध हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो हम उन रिश्तों का निर्वाह करते हैं। अलग-अलग केजरीवाल जी तो इंडिया गठबंधन में नहीं थे ना, बावजूद इसके वो ममता बनर्जी जी के लिए गए प्रचार करने, वो गए स्टालिन के लिए, डीएमके के लिए प्रचार करने। तो कौन बीजेपी को हराने में ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। तो आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग लड़ेंगे, मतलब जो अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी अगर इन गलतियों से आप कुछ सीख पाए हो और इंडिया गठबंधन आपने बनाया है, तो उस इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए इन गलतियों से सीखकर सुधार का काम कीजिए। मैं ये कह रहा हूं। अगर नहीं होगा तो जैसे आप कह रहे हैं कि हम अलग अलग ही चलेंगे, अपने हिसाब से लड़ेंगे, तो बच्चे नहीं, हम तो बीजेपी से लड़ रहे हैं। नहीं, एक बात इसी में और जेल भी जा रहे हैं और मुकदमे भी लिखवा रहे हैं और ईडी सीबीआई की जांच भी जेल रहे हैं। इसी में ये सवाल, और हमारी पार्टी भी इन्होंने तोड़ दिया। इसी में, हाँ इसी में कह रहा हूँ, इसी में सवाल है। अरे बचेंगे तब नहीं लड़ेंगे। टीएमसी का देख लीजिए हाल, आम आदमी पार्टी के भी 7 सांसद, तो बचेंगे तब लड़ेंगे। तो भैया हम अपनी शक्ति, अपनी ताकत भर पूरी ईमानदारी से सब कुछ झेलते हुए लड़ रहे हैं ना इनसे। हमने अभी नगर पालिका के चुनाव में साफ कर दिया बीजेपी को, नाम लेवा नहीं है पूरे पंजाब में कोई, धूल चटा दी उनको। बताइए आप, जो अन्य की सीटें आई हैं उससे भी कम बीजेपी आई है, तो हम लड़ रहे हैं ना बीजेपी से। तो आप लड़ेंगे तब, पूरे देश में मुकदमे लिखवा रहे हैं। आप लड़ेंगे तब न जब बचे रहेंगे। तोड़ फोड़ तो जारी है। आपके राज्यसभा, संजय जी, आपके राज्यसभा सांसदों की अयोग्यता के लिए आपने चिट्ठी लिखी थी, अभी तो चिट्ठी पेंडिंग ही है ना? ठीक है, तब तक पश्चिम बंगाल आ गया ना, टीएमसी की बात आ गई ना, वो भी चिट्ठी जाएगी, वो भी चिट्ठी पेंडिंग होगी, तब तक ये कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जब इंडिविजुअली पार्टियां टूटती जाएंगी, प्रभाकर जी, जब एक तानाशाह बैठा हुआ है तो उससे तो लड़ना पड़ेगा ना। इस देश में एक तानाशाह बैठा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसके हर इशारे पे काम करने वाला व्यक्ति है देश का गृह मंत्री अमित शाह, और जिस पे वो चाहते हैं मुकदमे लिखते हैं, जिस पे चाहते हैं ईडी सीबीआई का छापा कराते हैं और उठा के अंदर करते हैं, दबाव बना के पार्टियां तोड़ते हैं। तो ये तो हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो टूट गए। जब आपके आम आदमी पार्टी के जब सांसद टूट के गए, तो एक लोगों ने कहा कि अब तो केवल त्रिवेदी ही बचेगा। तो मैं इसके बारे में कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं कि मेरी गारंटी नरेंद्र मोदी भी ले सकते हैं कि ये कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएगा। और आपके चैनल पे भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मरते दम तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए सपने में भी सोचना गुनाह होगा मेरे लिए। तो मेरी उनसे एक विचारधारा की लड़ाई है। मैं मानता हूं ये पार्टी इस देश के लिए खतरनाक है, जो नफरत फैलाओ और राज करो की नीति पे चलती है, जो देश को तोड़ने की नीति पे चलती है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके खिलाफ भेदभाव फैलाती है, और इन सब के ही खिलाफ नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से भी नफरत करती है। ये इस देश के लिए ठीक पार्टी नहीं है, इसके लिए मैं कन्विंस हूं। और इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचना, जाना, ये तो दूर दूर तक संभव ही नहीं, और इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी भी ले सकते हैं। तो इसी में भारतीय जनता पार्टी तो आपके लिए अछूत पार्टी है, आप उधर नहीं जा सकते। आप आम आदमी पार्टी के अलावा कौन ऐसी पार्टी है जिसे लगता है कि वो पार्टी ठीक है और वो आपको अपनी आपकी विचारधारा? जिस पार्टी को मैंने बनाया, साथ में खून पसीना बहाया, वो पार्टी मेरे लिए सबसे ठीक है ना, आम आदमी पार्टी, जिसके लिए दिन रात मेहनत की और आज भी कर रहा हूं। एक दिन एक शहर में रहता हूं, दूसरे दिन दूसरे शहर में रहता हूं, एक दिन में 2-2, 3-3 शहर में जाता हूं, पद यात्राएं कर रहा हूं, खून पसीना बहा रहा हूं। तो जो कर पा रहा हूं कर रहा हूं, जितनी हमारी ताकत क्षमता है। तो जिस पार्टी को हम लोगों ने सींचा है, बनाया है, वो पार्टी मेरे लिए सबसे अच्छी है, और उसी पार्टी में रहना है, उसी पार्टी में काम करना है। ये बात मैंने इसलिए कही, आप जब ये बात कह रहे हैं तो जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि अरे इसके पहले भी तो और लोग भी थे जो इन्होंने खून पसीने से सींचा था उस पार्टी को। अब कहने दीजिए, उनके बारे में और मेरे बारे में कुछ तो फर्क है। ये मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ तो फर्क है जो इस देश के लोग भी समझते हैं। वरना 183 दिन जेल में रह के आने के बाद जिस तरह से मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार किया, वो तो दर्ज है। मैं ऑफिस पहुंचा, पार्टी ऑफिस, और
वहीं से नरेंद्र मोदी अमित शाह के बारे में जो जो बोला है वो देख लीजिए। मेरे जेल से बाहर निकलने के पहले टीवी चैनल वाले तमाम कयास लगा रहे थे, वो भी पढ़ा है, वो भी देख लीजिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है हर आदमी इनके सामने झुक जाएगा या हर आदमी इनके ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों से डर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बाकी लोग कैसे डर बहुत जाते सारे हैं? लोग बाकी लोग डर जा रहे हैं, बाकी लोग टूट जा रहे हैं। संजय सिंह में ऐसा क्या है? बहुत सारे लोग सवाल ये है कि आप मेरा कर क्या लेंगे भाई, हमारे पास कुछ है ही नहीं है और आप हमें दिखाते हैं कि हम आपके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करा देंगे। कराओ जांच। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं जानता हूं और भाजपा वाले मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो सारी जांच मेरी करा चुके हैं, तो लड़ो ना हमसे। तो ये जो अभी इसके पहले मैं इनसे लड़ने के लिए सबसे बेहतरीन आदमी हूं इस देश में, मैं बता रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो तो इसलिए ये जितनी जांच कराना चाहते हैं मेरी, आर्मी लगा दें, पुलिस लगा दें, ईडी लगा दें, सीबीआई लगा दें, जो लगाना है लगा दें, इनको कुछ नहीं मिलना मुझसे, सिर्फ हताशा मिलनी है। नहीं, और इसीलिए प्रतिदिन मैं अडानी के खिलाफ बोलता हूं, मोदी के खिलाफ बोलता हूं, अमित शाह के खिलाफ बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो तुम जांच कराओ, जेल में भेजो, प्रताड़ित करो, जो करना चाहते हो करो ना। एक आदमी तो देश में ऐसा तुम्हें मिले जो हाँ कह रहा है कि आओ लड़ो, हम लड़ने के लिए तैयार है। मैं कुछ और कह रहा था जी। आपने कहा कि मेरे खिलाफ आप कह रहे हैं डरते क्यों नहीं है? आपके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास कुछ नहीं है और ये पार्टी सरकार भी जानती है और मोदी जी भी जानते हैं। ये जो आप वाले इधर गए, नहीं, उनमें से देखिए ऐसा है कि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति एक ही हौसले का होगा। अशोक मित्तल पे छापा पड़ा ईडी का, 3 दिन तक छापा चलता रहा, उसके बेटे को प्रताड़ित किया गया, सब जानकारी हम लोगों को है, दबाव बनाया गया, चिट्ठी सामने रख दी गई, साइन करो अगर बेटे को बचाना है तो। मजबूर होकर उन्होंने साइन कर दिया। 2-3 और जो थे जिनके बिजनेसेस थे उनको डराया धमकाया गया, उनसे साइन करा लिया गया। देखिए संदीप पाठक के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। नहीं, संदीप पाठक के बारे में मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। वो संदीप पाठक क्यों गए वो वही बता सकते हैं। इसलिए कि उनका जाना तो मुझे लगा नहीं, मुझे भी आश्चर्य हुआ संदीप पाठक के जाने पे, अफसोस हुआ। उनको रोकने की कोशिश हुई थी। देखिए, रोकने की कोशिश तब होगी जब आपके बारे में मैं जानूं कि आप जा रहे हो या आपके बारे मन में कुछ ऐसा है कि वो आप पार्टी छोड़ सकते हो, तब तो आपको रोकने का बिल्कुल कभी कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और ये मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, इसमें कोई राजनीतिक चालबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं। कभी भी ऐसा एहसास भी नहीं हुआ तनिक भी कि ये पार्टी छोड़ सकते हैं। ये मैंने इसलिए संदीप पाठक के बारे में, चूंकि किसी को एहसास नहीं था, राघव चड्ढा के बारे में लोग, जैसे आपको एहसास नहीं था वैसे हमको भी एहसास नहीं था। नहीं, मेरे एहसास में और आपके एहसास में तो अंतर होगा। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे भी नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं ये बात। लेकिन जो कुछ बातें हुई उसमें से बात आई कि कुछ लोग मतलब ये जो लोग गए उसमें से संदीप पाठक जैसे लोग, उनको लग रहा था कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल उन पर ज्यादा। अब ये तो गलत बात है, क्योंकि देखिए संगठन के निर्माण की एक बड़ी जिम्मेदारी संदीप पाठक जी को दी गई और उन्होंने अच्छे से निभाया भी। उन्होंने दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई, पंजाब में दी गई, राज्यसभा की जिम्मेदारी दी गई। तो मुझे लगता है कि ये तो गलत है कि उनकी उपेक्षा हो रही थी। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। आपने कहा कि संजय सिंह बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो जो देख रहा होगा वो कहेगा कि संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी में तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये राजनीति है, लोग इधर उधर जाते रहते हैं। नहीं तो आपके बारे में पता है, आपके बारे में तो ये भी बात होती है ना कि संजय सिंह की अखिलेश यादव से बड़ी नजदीकियां हैं। तो है, उसमें कहाँ मैं इनकार कर रहा हूँ। और वो उनके विचार जो हैं और उनका उधर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ भी। देखिए, मैंने आपको कह दिया, जिस पार्टी को बनाया, जिस पार्टी को बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया, उस पार्टी में मैं रहूंगा और उसी पार्टी के लिए काम करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे 2 बार राज्यसभा भेजा, पार्टी ने 2 बार राज्यसभा भेजा, राज्यसभा में अपनी भूमिका निभाई, सड़क पे लड़ता रहता हूं। जिस राज्य में जहां पार्टी जिम्मेदारी देती है कि यहां जाके काम करना है वहां काम करता हूं।
तो मेरे लिए सबसे अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसके लिए दिन रात मैंने काम किया है, जिसके कार्यकर्ताओं से मेरा एक पारिवारिक लगाव है, जिनके नेताओं से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, उस पार्टी में रहेंगे। संजय सिंह से फिर एक सवाल ये कि आपको पता है कि आप जो लड़ रहे हैं और अभी फिलहाल के लिए अकेले लड़ रहे हैं और बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, आपने कहा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली लोगों से लड़ रहे हैं, तो ये जो लड़ाई है इसमें आपने देखा तोड़फोड़ भी हो रहा है, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में इतनी विपरीत परिस्थितियों में आप आम आदमी पार्टी के कहां देख रहे हैं आने देखिए, पहली चीज ये समझ लीजिए कि मैं अकेले लड़ रहा हूं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं लड़ रहे हैं और उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगातार इनके खिलाफ बोलते रहते हैं, रैलियों में, सभाओं में, वीडियो बना के, पेपर लीक, जो भी मुद्दा है बोल रहे हैं, हमारी पार्टी बोल रही है। तो वो एक लड़ाई है जिसमें कि आपको मुकदमे मिलेंगे, जांच मिलेगी, फर्जी फंसाया जाएगा। वो जोखिम को जानते हुए भी हम लड़ रहे हैं, हम चुप नहीं हैं इनके खिलाफ, क्योंकि अगर हम देश को जगाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो देश खड़ा कैसे होगा इनके खिलाफ। तो एक तो वो बात है, और वो भी नीतिगत जो सही मुद्दे हैं उसी पे बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं कि हवा में आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, दूसरे दलों में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने अपने तरीके से इनसे लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, हमारे इसी तेवर को लोग पसंद करते हैं कि ये लोग हैं, इनमें से ठीक है कुछ लोग चले गए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लोग हैं जो हर परिस्थिति में बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और साथ ही साथ जहां इनको सरकार बनाने का मौका मिला, जनहित में काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सेवा का काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम किया केजरीवाल जी की सरकार ने। भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आया वहां पानी पहुंचा है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए, 27वें स्थान पे शिक्षा, स्कूली शिक्षा थी सरकारी पंजाब में, और आज की तारीख में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। वहां पे दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए, 10 लाख रुपए की मेडिकल की स्कीम, तमाम चीजें, सरकारी नौकरियां, ये सब कुछ किया। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य पर आम आदमी पार्टी को का मिसाल दिया जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को कैसे हरा दिया? हाँ, मतलब ये बात हर पत्रकार मुझसे पूछता है और इसका मैं जवाब दूंगा। पिछले 2 सालों में, मतलब जब चुनाव हुआ उसके 2 साल, 2.5 साल पहले से आप कह लीजिए, हमारी सरकार के कामों को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया, बाधित किया गया, जमकर रोका गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे चीफ मिनिस्टर अंदर, स्वास्थ्य मंत्री अंदर, शिक्षा मंत्री अंदर, मुझे जेल में डाल दिया, सबको जब जेल में डाल दिया, और उस दौरान इन्होंने वोट के बनवाने में हेराफेरी की, क्योंकि तब तक तो एसआईआर यहां हुआ नहीं था कि किसी मंत्री के हाथ 30 वोट बन रहा है, कहीं 25 वोट बन रहा है, कहीं सांसद के घर में 22 वोट बन रहा है। ये सब कुछ जो प्रयोग इन्होंने किया उस दौरान, जबकि केजरीवाल अंदर थे और हम लोग लड़ रहे थे, ये एक हमारी हार का कारण रहा और 1.5 से 2% वोट से हम पीछे रह गए। काम के मामले में आज भी आप जाइए, मैं कह रहा हूं, इनकी तो 3 इंजन की सरकार है, आज भी जाइए लोगों से पूछिए तो लोग केजरीवाल को याद करते हैं। और आप देखिएगा अगला जब भी चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आएगी। अकेले ही लड़ेंगे ना? अकेले ही लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे। सियासी बातचीत, ये इतनी बातें आपने सुन ली ना, अब एक वो बात जो आजकल बड़ी चर्चा में है। संजय जी, ये 40-44 डिग्री के टेम्परेचर में देश में कॉकरोचेज की तादाद अचानक से दिखने लगी है। आपने देखा 2 दिन पहले जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा आपने, और दिखा कि लोगों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। आप क्या मानते हैं इसे? चूँकि एक आवाज़ आई थी देश की सबसे बड़ी अदालत से कि हालांकि उन्हें कहा गया, मिसकोट किया गया, चाहे जैसे भी है, लेकिन ये कहा गया कि देश में कुछ कॉकरोचेज हैं। आप क्या अदालत की उस टिप्पणी को वजह मानते हैं, या वाकई
ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था या है अभी अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है? देखिए, पहले तो ये है कि 10-12 साल की निराशा, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी योजना, पेपर लीक होना, बार बार पेपर लीक होना, इन सब के कारण युवा निराश और हताश बैठा हुआ था। तो जब कभी माचिस लगाने की बात होती है तो फिर आग बहुत तेजी से के साथ फैलती है। उस पे काकरोच वाला स्टेटमेंट उसने माचिस लगाने का काम किया। उसी से माचिस लगी, नौजवानों को लगा यार रोजगार दे नहीं रहे हो, ऊपर से कॉकरोच कह रहे हो। ऊपर से कॉकरोच कह रहे हो। अग्निवीर जैसी योजना लाके हमारे चांसेस खत्म कर रहे हो, पेपर लीक करके हमको बर्बाद कर रहे हो, हमें आत्महत्या पे मजबूर कर रहे हो, और फिर कॉकरोच कह रहे हो। उस गुस्से से निकला हुआ, क्योंकि ये इसके पीछे साजिशें खोजना एक हास्यास्पद बात है। भाई किसने सीजीआई को जाके कहा कि सीजीआई महोदय आप इनको कॉकरोच कहिएगा और इनके 20 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे? ये कौन सेट कर सकता है? इसकी कॉन्स्पिरेसी कौन रच सकता है? तो अपने आप में ये कहना है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है, ये कॉकरोच ऐसे बना वैसे बना, ये हास्यास्पद बात है। ये उस निराशा से उपजी हुई पार्टी है, उस निराशा से उपजा हुआ संगठन है, उस निराशा से निकला हुआ एक विरोध है जो कॉकरोच के नाम पे सामने आया। लेकिन ये कहा भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का सक्रिय समर्थन था इस मैं कह रहा हूं सभी पार्टियों का समर्थन होना चाहिए। ये कोई चुनाव लड़ने तो जा नहीं रहे, कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। आपने देखा उस दिन जंतर मंतर पे बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं, जिन्होंने कहा कि मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन मेरी बिटिया निराश है जब से पेपर लीक हुआ है, तो इसलिए हम इसका समर्थन करने जंतर मंतर आए। ऐसे बहुत सारे भाजपा के समर्थक वहां पहुंचे। अब इस खतरे को भाजपा को समझना चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी तो कहा जा रहा है कि ये स्टेज था, जिस ढंग से उसको अभिजीत दीपके को हाथों हाथ परमिशन दिया गया, जिस तरह से उस आंदोलन को होने दिया गया, जिस तरह से बाकी मामलों में जैसे देखिए ऐसा है कि अब तो बीजेपी को एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर वो इन कॉकरोचों के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर अभिजीत दीपके को उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका कितना नुकसान होता, और ये फिर दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होता, देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन। इस बात को सरकार जान गई थी 100%। और आगे भी मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह की कोई दमनात्मक कार्रवाई होगी तो आप देखिएगा क्या होगा देश में, निकलेंगे नौजवान। लेकिन ऑपोजिशन के कुछ लोग, आप लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से उनको अपनी बात उठाने का मौका दीजिए, वो अपनी बात कहें, उनकी बातों को सुनिए। जैसे मैं प्रयागराज गया, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, हम पेपर लीक पे चर्चा कर रहे थे। आपका वीडियो देखा, हॉल के अंदर आके योगी सरकार ने उस चर्चा को रोकने का काम किया। तो अगर मैं चर्चा करके चला आता तो 3 लाइन की खबर छपती, तो उसको मिलियंस एंड मिलियंस में पहुंचाने की बेवकूफी किसने की? बीजेपी ने की। तो इसीलिए मैंने योगी जी को कहा कि आप चंद चाटुकार अधिकारियों से घिरे हुए हैं जिनकी सलाह पे आप अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये आपके पतन का कारण बनेंगे, और पतन का कारण बन रहे हैं। अभी आप देखिए हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार मिली है। तो चमचागिरी यही होती है, चमचागिरी में समझाते हैं अरे साहब वो संजय सिंघवा कर रहा है, उड़ा दीजिए उसको, तो बाबा जी कहते हैं उड़ा दो, तो आओ उड़ाओ। तो भाई हर आदमी दुनिया में आपसे डरने के लिए थोड़ी बैठा है। तो हम बुलडोजर चला देंगे, हम इनकाउंटर करा देंगे, करा दो इनकाउंटर बुलडोजर। भाई देखिए ऐसा है कि ये एक नया खेल शुरू हो गया है कि सत्ता के शीर्ष पद पे बैठे हुए लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उखाड़ देंगे, निपटा देंगे, इनकाउंटर करा देंगे, गोली चला देंगे। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और इसमें लोगों को मजा भी आता है, लेकिन जो मजा लेते रहते हैं उन्हीं को फिर सजा मिल जाती है। 4 मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलता है, लड्डू बांटो, रहीम को निपटा दिया, मकसूद को निपटा दिया, इरफान को निपटा दिया। लड्डू बटता रहता, पता चला बुलडोजर पहुंच गया रमेश के यहां, पहुंच गया श्याम के यहां, और बाद में कहते हैं कि मैं तो बड़ा बहुत प्रताड़ित हो गया। अब
मेरी बात में मत यकीन कीजिए, आप जाइए काशी जाइए, और मैं इस देश के हिंदुओं को कहता हूं जाइए, बुलडोजर के प्रकोप का दर्शन अगर करना है तो आप काशी जाइए, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, वहां एक टूर बनाइए, बुलडोजर प्रकोप टूर। उस टूर में आप काशी का जाइए, देखिए हजारों हिंदुओं के घर तोड़े गए, सैकड़ों पुरातन मंदिर तोड़े गए। आप अयोध्या जाइए, बुलडोजर प्रकोप टूर करिए जाके, वहां पे हजारों हिंदुओं के घर तोड़े गए। तो विस्तार विकास, हजारों विस्तार और विकास के लिए, सुंदरीकरण और विकास के लिए, विस्तार के लिए किया। तो फिर ये क्यों कहते हो कि मुसलमानों को ठीक कर दूंगा बुलडोजर से? इसका मतलब ठीक तो तुम कर रहे हो हिंदुओं को, लेकिन मुसलमानों के नाम पे थोड़ी मजा दे देते हो यार, राजा मौज आ गई, 4 मुसलमान उड़ा दिया। नहीं, लेकिन तो ये जो मौज वाला खेल चलता है, इससे नुकसान सबसे ज्यादा हिंदुओं का हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा पेश किया जाए कि कितने हिंदुओं के घर उजाड़े गए और कितने मुसलमानों के घर उजाड़े गए, 10% मुसलमान मिलेगा, 90% हिंदू मिलेगा। दिल्ली में बताता हूं आपको, मद्रासी कैंप में सारे हिंदुओं को एकदम जमी दोज कर दिया गया, उनका घर 60-60, 70-70 साल पुराना। शालीमार बाग में पूर्वांचल के हमारे यूपी बिहार के भाइयों को जमी दोज कर दिया गया, बुलडोजर चला चला के। इन्हीं भाजपाइयों ने। क्यों तोड़ा गया ये? इन्हीं भाजपाइयों क्यों तोड़ा गया था ये? बुलडोजर चलाते हैं। क्यों चलाया गया? अडानी को देंगे, अभी देख लीजिएगा जमीन, वो सारे पूंजीपतियों को देंगे अभी। और आपको बताता हूं, ओजोन के नाम पे इन्होंने अब शुरू किया है, कम से कम 12 लाख मकान टूटने जा रहे हैं, 10 से 12 लाख पूरा साफ करने जा रहे हैं। यमुना के इर्द गिर्द जितनी भी करावल नगर से लेके और बदरपुर तक सब साफ करने जा रहे हैं। ये है इनका मकसद, देश को बर्बाद करना। वो तो यमुना के उसमें ये आपका स्कूल तोड़ेंगे, आपका अस्पताल तोड़ेंगे। अरे ये पार्टी वो पार्टी है प्रभाकर जी, मेडिकल कॉलेज बंद करा के नाच रहे थे। एक तस्वीर आई थी ना, जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज बंद करा के नाच रहे थे, नगाड़ा लेके, लड्डू बांटो, नगाड़ा बजाओ, मेडिकल कॉलेज बंद हो गया। इनसे आपको लगता है देश का भविष्य बनाएंगे? ये नीट के पेपर लीक पे बोलेंगे, जो मेडिकल कॉलेज बंद करा के नाच रहे हैं? तो इसलिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य, 93 पेपर लीक हो चुके हैं सर। उत्तर प्रदेश में जिस बैठक में मैं गया था, जिसको रोकने का काम योगी सरकार ने किया, वहां बच्चे रो रहे थे कि पेपर दे के निकलता हूं, सबसे पहले मां का फोन आता है, बेटा कैसे पेपर हुआ। फिर जो हमारा बाप मजदूरी कर रहा होता है मुंबई में, वो पूछता है, फिर भाई पूछता है, फिर सब पूछते हैं। ये पूछते हैं कि इस झोपड़ी से निकल के कोई एक पक्का मकान हमारा बेटा बना लेगा, क्लर्क बन जाएगा या लेखपाल बन जाएगा, और पेपर लीक हो जाता है। तो ये जो त्रासदी है, इसको कौन समझता है? कोई समझने को तैयार है? आप हिंदू मुसलमान नफरत ये वो, इसमें पूरे देश को आपने बर्बाद कर दिया। तो इस देश के हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी द्रोही और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पीठ में छुरा मारने वाली अगर कोई पार्टी है आजादी के बाद से लेकर अब तक, तो है भारतीय जनता पार्टी। ये सबसे खतरनाक पार्टी है हिंदुओं के लिए। बच्चे बंद होते हैं, स्कूल के अंदर 1 लाख स्कूल बंद हो गए, बच्चे अनपढ़ हुए किसके? 85% हिंदुओं के, 90% हिंदुओं के। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पे स्कूल बंद हुए, एक भी मुसलमान का बच्चा उसमें नहीं पढ़ रहा था। मैं उन स्कूलों में गया हूं, एक भी मुसलमान का बच्चा नहीं था, सब पिछड़ों के बच्चे थे, दलितों के बच्चे थे। यूपी के अंदर अभी मैं छत्तीसगढ़ होके आया, 10,500 स्कूल सर बंद हुए वहां पे, 10,500 स्कूल। 1 लाख सरकारी स्कूल देश भर में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है, नमक रोटी खाने के लिए देते हैं बच्चों को। ये हिंदुओं के बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है? आपने पूरे देश में ऐसा उन्माद पैदा कर दिया है, डीजल का दाम बढ़ाते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ाते हो, गैस का दाम बढ़ाते हो, आज 9 सिलेंडर से घटा के 4 सिलेंडर कर दिया। सारा नुकसान तो तुम जेब तो हिंदुओं की काट रहे हो। 4 मुसलमानों को दिखाते हो, हाँ इनको तोड़ दिया, इनको एनकाउंटर कर दिया, बर्बाद देश को कर रहे हो। कहा जा रहा है, हर बात में बात ही आती है, जब पेट्रोल डीजल के दाम आजकल बढ़ रहे हैं, जब बढ़ते हैं रसोई गैस के दाम जब बढ़ते हैं तो बात होती है। पहले इस मसलों पर विरोध होता था, प्रदर्शन होते थे, खूब होता था, हल्ला हंगामा मचता था। अब तो हर बात का जवाब ये है कि युद्ध चल रहा है जी, पश्चिम एशिया में डिस्टर्बेंस से युद्ध चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तो कोई शोर शराबा। और कोरोना के समय जब कच्चे तेल का दाम घटा था तो आपके देश में घट गया था, डीजल पेट्रोल का दाम घट गया था। जब कोरोना के समय में वैश्विक स्तर पे कच्चे तेल का दाम घट गया था, यहां तक कि मेरे ख्याल से $40 तक पहुंच गया था प्रति बैरल,
तो क्या देश में कम हुआ था? $29 तक गया था। तो वैक्सीन दिलवा रहे थे ना, मुफ्त में कह रहे थे तो उसके बाद चलिए वैक्सीन मंगा रहे थे, अभी भी तो घट गया, 117 से घट के 87 पे आ गया, अब कम कर दिया, अभी तो बढ़ाए जा रहे हैं। प्रभाकर जी, आपके दर्शकों को मैं पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है सस्ता तेल खरीदने की। अगर इस देश को महंगा तेल मिल रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों और कैसे है, मैं बता रहा हूं आपको। ईरान से आपको सस्ता तेल मिलता था 2019 तक। मोदी जी कह रहे हैं डॉलर बचाओ, ईरान आपको रुपए में तेल देता था, ईरान आपको 60 दिन की उधारी देता था, ईरान आपको इंश्योरेंस फ्री देता था, ईरान से 7 से 10 दिन में हिंदुस्तान तेल आ जाता था। रूस आपको सस्ता तेल देता था, रूस से 20 से 25 दिन में हिंदुस्तान में तेल आ जाता है। आपको ट्रंप ने डांटा ईरान से तेल मत खरीदना। जी हुजूर, नहीं खरीदेंगे हुजूर, हम तो आपके लिए बैठे हैं, बताओ क्या करना है। 2019 के बाद आपने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद आप वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं। कितने दिन में आता है सर वहां से तेल? 56 से 60 दिन में हिंदुस्तान तेल आता है। मोटा तेल है जिसको रिफाइन करने में मशक्कत करनी पड़ती है, आपकी लागत बढ़ जाती है, तो आपको उसके लिए पैसा महंगा ज्यादा देना पड़ता है। आप अमेरिका से तेल मंगाएंगे जहां से तेल आने में 50 से 55 दिन लगता है। लेकिन नहीं, आपने कहा कि 2000 तो आप मुझे बताइए कि अगर आपकी सस्ता तेल खरीदने की हिम्मत नहीं है तो देश को तो आप जानबूझ के महंगा तेल दे रहे हैं ना। तो ये क्यों बंद, मतलब 2019 के बाद 2019 में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, क्यों ऐसा हुआ? अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, आपने लेना बंद कर दिया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। क्या मजबूरी है हमारी? पता नहीं, अडानी की मजबूरी है और क्या मजबूरी है, जो साफ तौर पे दिखता है। आपका एक दोस्त जिसका नाम अडानी है, गौतम अडानी, उसके खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है अमेरिका में। उसके दबाव में जो चाहता है मोदी से करवाता है ट्रंप, जो भी चाहता है ट्रंप करवाता है। रोज अपमानित करता है भारत को, कहता है भारत नरक है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कहता है यहां की 90% डिग्रियां फर्जी है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कहता है ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर कराया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कहता है प्रधानमंत्री मोदी को मालूम है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, फिर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। तो 56 इंची केजरीवाल के लिए है, संजय सिंह के लिए है, मनीष सिसोदिया के लिए 56 इंची है, ममता बनर्जी के लिए 56 इंची सीना है। वहां पे चूहे जैसा सीना हो जाता है। इतने देर से मैं संजय सिंह जी से बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि हम इतने बुरे हालात में हैं, हमारे देश की हालत एकदम खराब है। संजय सिंह जी, देश में कुछ अच्छा भी हुआ है क्या? नहीं, अब इसमें तलाशी है क्या अच्छा हुआ है। मैं तो जो बातें कह रहा हूं, अगर इससे कोई गलत मैं कह रहा हूं तो आप बताइए। नहीं, मैंने कहा ठीक है, ऑपोजिशन का ये काम है सरकार को सही रास्ते पे रखना, कमियों को बताना। अच्छा, एक चीज बताइए सर, मुझे मैं विनम्रता से एक चीज पूछ रहा हूं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का 50% कच्चा तेल और 60% गैस आती थी। ये बात आपको भी नहीं पता थी, हमको भी नहीं पता थी। ये बात मोदी और जयशंकर जी को पता थी। तो आपको कूद के जाने की इजराइल क्या जरूरत थी 3 दिन पहले? आज वहां से चीन के जहाज आ जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, आपके जहाज नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपने इजराइल का साथ दिया। और उस इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े नेता खामेनेई को मार दिया। तो आपने एक परंपरागत दोस्त से अपने रिश्ते खराब कर दिए और देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। तो ये मैं कह रहा हूं कि इस बात को समझना पड़ेगा। सिर्फ फर्जी बातें करने से काम नहीं। हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं मुसलमान कैसे हैं, वहां अरब में नहीं पहचान पाते। वहां वीर जारा फिल्म की तरह ऐसे हाथ फैला के अरबी से मिलते हैं, गले लगाते हैं, जैसे शाहरुख खान गले लगा रहा था वीर जारा में। अच्छा बताइए, अभी तो आप गए थे यूपी में, प्रयागराज भी गए थे, सड़कें बड़ी अच्छी बनी हुई है, एक्सप्रेस वे बहुत उत्तर प्रदेश में, आपको भी लगा क्या ऐसा कुछ? भैया सर, एक्सप्रेस वे की जो सड़कें बनी हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे आप टहल के आइए। अभी तो जल्दी बना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, टहल के आइए, फिर हम लोग अगला पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा नहीं बना है? और कैमरा अपना ऑन रखिएगा। अच्छा नहीं बना है? मैं कह रहा हूँ कैमरा अपना ऑन रखिएगा। जैसे गड्ढे में आप उछले तो आपको पता तो चलेगा, वहां गड्ढे दिखाते जाइएगा आप।
ये देखिए ये पैचेज हैं, अरे ये तो पूर्वांचल पैचेज। एक्सप्रेस भी तो गए होंगे आप, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे भी गए हैं, तो कैसा हो? अभी ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अभी तक तो ठीक है ना? अभी तक ठीक है। चलिए आप इस तो बात इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूं कि असल मुद्दों को उन्माद की राजनीति के पीछे दबाइए मत, और जब दबाएंगे तो इसका एक ना एक दिन विस्फोट होगा। अभी आज की तारीख में बीजेपी की हालत ये हो गई है, जितने भी चोर बेईमान भ्रष्ट इनकी पार्टी में चले जाते हैं वो तुरंत वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। सिर्फ दाऊद इब्राहिम का इनकी पार्टी में आना बाकी रह गया है, बाकी तो मेरे ख्याल से कोई बचा नहीं है। अब ये वाली बात हमने अब ये वाली बात हम नहीं करेंगे। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी सी बात। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संगठन से लेकर के अब तक, और सड़कों पे लड़े, राज्यसभा में आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, सब लोग देखते हैं जानते हैं। संजय सिंह हैं क्या? राजनेता तो बाद में बने, संजय सिंह के बारे में लोगों की उत्सुकता होगी कि ये आदमी है कौन, ये कैसे आ गया इधर। देखिए बीजेपी वालों से पूछिएगा तो बताएंगे कि टिकट ब्लैक किया है। मुझे दिन भर में 1000 बार लिखते हैं टिकट ब्लैक किया। वो उनकी गुस्से है, नाराजगी है, गाली गलौज का उनका स्वभाव है, तरीका है। वो लेकिन क्यों लिखते हैं? वो लिखते हैं, उनकी मर्जी है। उनको लगता है छोटे से शहर से निकला हुआ आदमी ये बताओ हमारे भगवान के खिलाफ बोल रहा है। उनके लिए तो मोदी जी भगवान है ना। तो वो अगर आप बीजेपी वालों से पूछेंगे तो वो यही लिखेंगे, बजरंग दल वाले से पूछेंगे तो और लिखेंगे। वो टिकट ब्लैक किया ही क्यों कहते हैं? कुछ और भी कर सकते थे। ये एक छोटा सा मतलब एक छोटे शहर का रहने वाला आदमी टिकट बेचता था, ब्लैक करता था, एक डिमीन करने की आपको कोशिश, जैसे बहुत हिकारत के निगाह से आपको देखा जाए, इस तरह से वो बताने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है चलो ठीक है, 10-5 रुपए इनको पर ट्वीट का मिल रहा है, तो मैं उनके रोजगार पे लात नहीं मारना चाहता और ना मैं कभी उसके बारे में बोलता हूँ। ठीक है, अपना जो गाली गलौज की भाषा है उनका। दिन भर में अगर मैं आपको अपना फोन दे दूं ना प्रभाकर जी, कम से कम 10 फोन जान से मारने की धमकी के आते हैं। पेट्रोल से इसको फूंक दूंगा, जला दूंगा, कहाँ गया बताओ, इसका इस पे गोली चला दो। आप फोन हमारा रखेंगे तो आपको ऐसी भाषा भी सुनने को मिलेगी। मैंने सुल्तानपुर में पढ़ाई की और पिताजी ने हमारे उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग क्योंझर, जहाँ पे मेरी आज फोटो लगी हुई है, अभी मैं होके आया वहाँ से, वहाँ मेरा एडमिशन कराया। बड़ी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उनको था कि ये नौकरी करेगा। फिर मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आ गया। लेकिन एक बात बताइए, आपके पिताजी तो टीचर ना? टीचर। हमारे पिताजी भी इंटर कॉलेज के टीचर थे और माताजी जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाचार्य थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक शिक्षक जब, और हमारी दादी भी, अच्छा, वो भी टीचर थे। तो एक शिक्षक जब अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराने भेजा, उसके बाद लड़का इंजीनियर नहीं बनकर के समाज सेवा में, पिताजी ने ऐतराज जताया होगा। देखिए शुरू में ऐतराज जरूर जताया, लेकिन माँ मेरी कहती थी कि भाई 2 लोग तो कमा ही रहे हैं, और फिर भाई की नौकरी जल्दी लग गई, तो फिर एक तरीके से उनका एक सपोर्ट था कि ठीक है आप अच्छा ही काम कर रहे हो, करो। तो मैंने एक संस्था बनाई आजाद समाज सेवा समिति के नाम से। अब आपके दर्शकों को बता दूं कि टिकट ब्लैक किया क्या क्या करता था। तो आजाद समाज सेवा समिति बनाई। ये कब की बात है? ये 94। तो उस समिति के माध्यम से मैं ब्लड डोनेशन का काम करता था। ये सुल्तानपुर के? जी हाँ, इस टिकट ब्लैकिया ने 50 बार ब्लड डोनेशन भी किया है। ये आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ और ये रिकॉर्ड में है, ये कोई छिपा नहीं सकता। सुल्तानपुर के जो हॉस्पिटल में दर्ज है। धनबाद में भी मैंने ब्लड डोनेशन किया और राउरकेला में भी किया। वो सब दर्ज है, रिकॉर्डेड है। हमारे पास कोई ऐसा फर्जी डिग्री वाला मामला नहीं है। फिर हॉस्पिटल में जाता था, जो मरीज लावारिस होते थे उनकी सेवा करते थे हम लोग। उनके मलमूत्र सफाई से लेके और उनका पट्टी कराने तक, इलाज कराने तक, पूरा उनका दिन रात उनके साथ लग के काम करते थे। इसके अलावा गर्मियों में 3-4 महीने तक पौशाला चलाते थे, निःशुल्क प्याऊ। और खुद से मैं घड़ा भरता था पानी का।
गोमती की सफाई का अभियान चलाता था। हर हफ्ते रविवार को जाके अपनी टीम को लेके जो गोमती के आसपास गंदगी होती थी उसको साफ करने का काम करता था। शमशान में जहाँ गंदगी होती थी उसको साफ करने का काम करता था। ठंडियों में अलाव जलाते थे हम लोग लकड़ी इकट्ठा करके। और 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती पे कंबल रजाई बांटना, सिलाई मशीन बांटना, ठेला बांटना, ये सब काम करते थे। और जब इस टिकट ब्लैकिया को ये पता चला, ये टिकट ब्लैक करने का समय कब मिलता था? नहीं जब इस टिकट ब्लैकिया को ये पता चला कि गुजरात में एक भूकंप आया है, त्रासदी हुई है बड़ी, तो उस भूकंप में भी मैंने जाके काम किया और अपने शहर से चंदा इकट्ठा किया। कच्छी जैन सेवा समाज नाम से एक संस्था थी वहाँ पे, उस संस्था के साथ मिलके मैं अपने साथियों के साथ कई दिन तक वहाँ पे काम किया। सुनामी जब आई तो वहाँ जाके काम किया। उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई तो वहाँ जाके काम किया। कश्मीर में त्रासदी हुई वहाँ जाके काम किया। नेपाल में त्रासदी हुई वहाँ पे जाके काम किया। तो ये सब मेरी जिंदगी के काम है। और आपको बताता हूँ, 16 साल तक मैंने रेडी पटरी वालों के लिए लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। उसमें भी मैं कई बार जेल गया, लाठियां चली मेरे ऊपर, मुकदमे लिखे गए, और ये सब दर्ज है, ये कहीं छिपा नहीं है। तो जब ये लोग गाली देते हैं मुझे लगता है ठीक है। अभी ये जब बातें ये हम वो करेंगे, लगाएंगे ना, और उस पर सोशल मीडिया पर जाएगा तो कहेगा चुप, ये टिकट है क्या टिकट ब्लैक किया तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक और फिर रघु जी से मुलाकात हुई। रघु ठाकुर जी एक बहुत प्रख्यात समाजवादी नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनके साथ मिलकर मैंने काम किया। तो ये एक लंबा सफ़र है। फिर अरविंद जी के साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन में काम किया। मेधा पाटकर, संदीप पांडे जी के साथ NAPM में काम किया जब वो कोका कोला फैक्ट्री के खिलाफ बनारस में आंदोलन चला रहे थे, उसमें भी जेल गया, लाठी खाया। तो एक लंबी यात्रा है, कोई अचानक यहाँ पहुँच गया ऐसा नहीं है। और हम लोग बहुत संघर्ष करके यहाँ से पहुँचे। आज छोटे शहर के हैं, माँ बाप मेरे मास्टर थे, तो गाली गलौज बीजेपी वाले जितना करना चाहे करें, उससे उनको तो तकलीफ होती है कि इतना गालियाँ देते हैं, इतना डराते धमकाते हैं। लेकिन मैं पूरे साहस के साथ, मुझे और शक्ति मिलती है कि ठीक है, तुमको लगता है कि हम इस तरह की गाली दे के, टिकट ब्लैकिया कह के, जान से मारने की धमकी दे के इस आदमी को रोक सकते हैं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और उसको मैं प्रधानमंत्री की चुनौती के तौर पर भी लेता हूँ। देखिए, इतना नफरतों से भरा हुआ है हमारा प्रधानमंत्री। जब उसको लगा कि संजय सिंह के खिलाफ ये अभियान सफल नहीं हो पा रहा है उनके चेलों का, तो खुद उस व्यक्ति ने सदन में बोला ब्लैक किया। तो इसलिए जब मैं बीजेपी वालों के खिलाफ कुछ बोलता हूं, लोग मुझसे कहते हैं यार थोड़ा भाषा संयमित रखो, तो मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे इस भाषा संयमित रखनी चाहिए। जिस प्रकार की गाली गलौज, जिस प्रकार से लोग पत्रकारों को गाली देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली देते हैं, उनकी बेटियों को गाली देते हैं, जिस प्रकार से ये देश के विदेश सचिव की बेटी को अपमानित करने का काम करते हैं, तो ये इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि नहीं, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। ये अभी संजय जी ने एक बात कही कि इतनी गालियां देते हैं लोग, फिर भी गालियों से भी इनको भी ऊर्जा में एनर्जी मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि उनको 2-2.5 किलो रोज गालियां मिलती है। सियासत सबके बस की बात नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए बहुत सहनशीलता चाहिए। तो संजय जी को आपने सुना, मेरी कोशिश थी कि हम उन सारे मसलों पे बात करें, और ये बार बार बातें होती हैं कि अपोजिशन को बोलने की आज़ादी नहीं मिलती और अपोजिशन की बातें नहीं सुनी जाती, लोगों तक नहीं पहुंचती। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अपोजिशन की आवाज़ को भी आवाम तक पहुंचाना, और उसी क्रम में मैं बीच बीच में अपोजिशन के नेताओं से मिलता हूं, बात करता हूं और उनकी बात को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इतनी प्रखर और मुखर आवाज़ है संजय सिंह की, तो मेरी कोशिश थी कि सभी मसलों पर, सभी मुद्दों पर बात करूं, और ये भी जानने की कि एक टिकट ब्लैकिया टिकट ब्लैकिया आज आम आवाम की बात करता है, महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है,
देश की समस्याओं पर बात करता है। तो जानने की समझें कि आखिर ये टिकट ब्लैकिया है कौन। तो उम्मीद है कि ये बातचीत हमारी आपको पसंद आई होगी। और संजय जी, आपने इतना समय दिया अनकोट में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बातचीत को, अगर आप बातचीत पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं पसंद आए तो टिप्पणी कर सकते हैं। अभद्र टिप्पणी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ, मुझे गालियों से ऊर्जा नहीं मिलती है। और अनकोट को यूं ही अपना प्यार देते रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।